हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो चैप्टर है हमारा पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन, उस पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन में हमने सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस किया पुष्प और पुष्प की संरचना। इस दोनों चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और साथ साथ जो पुष्प की संरचना होती है, उस पुष्प की संरचना में हमने 4 भाग को डिस्क्राइब भी किया। वो 4 भाग कौन से थे? बाह्य दल पुंज, जिसे हम कैलिस नाम देते हैं। दूसरा दल पुंज, जिसे हम करोला कहते हैं। तीसरा पार्ट जो था उसमें पुमंग, जिसे हम एंड्रूशियम कहते हैं। और चौथा पार्ट आपका जायांग, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ये हमने इन सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में आपसे डिस्क्राइब किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करना चाहेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास, अर्थात कि जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, इसका विकास कैसे होता है पौधों के केस में। और उसमें आपका स्पेशली जो हमारा सरसों का पौधा है, जो सरसों का फ्लावर है, उस सरसों के फ्लावर में ये हमारा मेल गैमेटोफाइट का विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये मेल गैमेटोफाइट है, जिसे हम नर युग्मोद्भिद का विकास कहते हैं, इस नर युग्मोद्भिद के विकास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि जो हमारा ये परागकण है, जो आपकी मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है, उस कोशिका का संरचना कैसा है, उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहेंगे। और उसके बाद फिर हम चलेंगे आपके नर युग्मोद्भिद के विकास पर। तो सबसे पहले जो हमारा ये परागकण होता है, जिसे हम पालन ग्रेन कहते हैं, और ये परागकण जो होता है हमारी नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये फर्स्ट सेल होती है। जो हमारा नर युग्मोद्भिद है, ये कहाँ से बनता है, कहाँ बनता है ये? तो हमने एंड्रूशियम की बात की। एंड्रूशियम में देखेंगे जो हमारा ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर अर्थात उस एंड्रूशियम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है स्टामेन, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। उस पुंकेसर को अगर हम यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो आपका इस तरह की संरचना देखने को मिलती है, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये हमारा, और ये इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती थी। तो इसमें यहाँ पर आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है, ये जिसे हम एंथर कहते हैं, ये एंथर, और ये फिलामेंट, और इसमें तीसरा पार्ट है हमारा ये योज या कनेक्टिव कहते हैं इसको। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर हमारा ये परागकण है। इस परागकण कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारा ये एंथर होता है, जिसे हम पराग कोश कहते हैं, इस पराग कोश के अंदर आपके पालन सहायक अर्थात परागपुट पाए जाते हैं। उस परागपुट में आपके भैया क्या होते हैं? छोटे छोटे पीले रंग के चूर्ण भरे होते हैं, उसे हम नाम देते हैं परागकण। ये परागकण जो होती हैं, ये परागकण क्या होता है? इस परागकण ये इनके इस परागपुट में या परागकोश में या पालन सहायक में जो होता है, इसी में भरा रहता है। जब हमारा ये एंथर मैच्योर होकर के फटता है, जब ये आपका क्या होता है? स्फुटित होता है, तो इसके अंदर से पीले पीले रंग के चूर्ण निकलते हैं, और वही जो पीले रंग का चूर्ण होता है वही हमारा परागकण होता है। क्लियर? तो जो हमारा परागकण होता है, उस परागकण को हम यहाँ पर डिस्क्राइब थोड़ा सा करेंगे कि जो हमारा ये परागकण होता है, स्पेशली ये मेल गैमेटोफाइट की सबसे प्रथम कोशिका होती है, मेल गैमेटोफाइट की सबसे प्रथम कोशिका। और ये हमारे परागकण जो होते हैं स्पेशली ये गोल या अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोल या अंडाकार। और ये चारों तरफ से दोहरे दीवार से घिरे होते हैं, अर्थात इस परागकण के चारों तरफ 2 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये कठोर और खुरदरी होती है, इसे हम
इग्जाइन लेयर कहते हैं या हिंदी में से बोलते हैं वाह्य चोल कहते हैं। और जो हमारा ये इग्जाइन लेयर होता है, ये इग्जाइन लेयर स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से। अब ये कंडीशन क्या होती है कि हमारा स्पोरोपोलिन पदार्थ होता है, ये वसी पदार्थों से बना होता है। और ये होता क्या है कि स्पोरोपोलिन एक उच्च क्षय प्रतिरोधी फिनोलिक बहुलक होता है, जिसके कारण ये हमारे जो परागकण होते हैं ये लाखों वर्षों तक इनका जो बाह्य चोल होता है ये आपका नष्ट नहीं होता है। समझ पा रहे बात भाई ना, कि जो हमारा इग्जाइन लेयर होती है, ये इग्जाइन लेयर स्पोरोपोलिन नामक वसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। और स्पोरोपोलिन होता कैसा है? उच्च क्षय प्रतिरोधी, जिसकी वजह से ये लाखों वर्षों तक जो हमारा परागकण का सबसे बाह्य चोल होती है या इग्जाइन लेयर होती है, ये नष्ट नहीं होता है। क्लियर? अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा परागकण है, इस परागकण के बाह्य चोल में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जगह जगह पर आपके छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम नाम देते हैं जर्मपोर। क्या बोलेंगे उसको? जर्मपोर कहते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये होती है कि जो हमारा जर्मपोर होता है, किसी किसी परागकण में एक जर्मपोर पाए जाते हैं, किसी किसी परागकण में आपका 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। जिस परागकण में एक जर्मपोर पाया जाएगा उसे बोलेंगे हम एक बीजपत्री। क्या बोलेंगे उसको? एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री पौधों का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आपका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल धान, मक्का, बाजरा, प्याज, ये सभी लोग एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। और उनका जो परागकण होता है, उस परागकण में अगर एक जर्मपोर पाया जाए तो वो कहलाएगा आपका एक बीजपत्री। और जिस परागकण में आपके ये क्या होते हैं, 3 जर्मपोर पाए जाते हैं, वो हमारे द्विबीजपत्री परागकण कहलाते हैं। क्लियर ना? तो द्विबीजपत्री परागकण में स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पर 3 जर्मपोर की उपस्थिति होती है। ये तीनों जर्मपोर ये दर्शाते हैं कि जो हमारा परागकण होता है ये द्विबीजपत्री पौधों का परागकण है। क्लियर? आगे चलेंगे। जो हमारा ये परागकण में सबसे बाहर की लेयर इग्जाइन है, उसके ठीक नीचे एक कोमल, पतली, लचीली आपकी लेयर पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं इंटाइन या अंतःचोल कहेंगे। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या बताया कि इग्जाइन लेयर के ठीक नीचे एक पतली, कोमल, लचीली लेयर पाई जाती है, जिसे हम इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। जो हमारा ये अंतःचोल है, यह अंतःचोल हमारा पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से। और ये पेक्टोसेलुलोज नामक जो हमारा ये पदार्थ है, ये इंटाइन लेयर को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? आते हैं जो हमारा ये परागकण का इग्जाइन और इंटाइन लेयर होता है, इंटाइन लेयर के ठीक नीचे इसमें या उसके अंदर कह लीजिए चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, फ्लूइड लाइक सबस्टेंस भरे होते हैं। उस फ्लूइड लाइक सबस्टेंस को हम नाम देते हैं आपका कोशाद्रव्य। यहाँ लिखा होगा हमने साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को कोशाद्रव्य कहते हैं। और इस कोशाद्रव्य में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं। और इस परागकण के कोशाद्रव्य के बिल्कुल मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। और जो हमारा ये केंद्रक होता है, ये आपका इस परागकण के अंदर उपस्थित होते हैं। अब कंडीशन इसमें हम थोड़े से बताना चाहेंगे कि जो हमारी ये जर्मपोर है, इन जर्मपोर से अंकुरण के समय एक छोटी सी नली बाहर निकलती है, उसे हम नाम देते हैं पराग नलिका। और पराग नलिका को सबसे पहले 1924 में जेबीएमसी एक साइंटिस्ट है, जीबीएमसी नामक साइंटिस्ट ने 1924 में पराग नलिका की डिस्कवरी की थी।
जो हमारा पराग नलिका है, ये पराग नलिका को सबसे पहले GBMC नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो ये रहा हमारा परागकण की संरचना के बारे में। एक बार हम इसको फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं कि जो हमारा ये परागकण है बेटू, ये परागकण इस नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाएगी। और इनकी जो आपकी संरचना कैसी होती है कि कुछ परागकण आपका गोल होते हैं और कुछ अंडाकार होते हैं। लेकिन केस आप सरसों का जो हमारा पौधा है, जो सरसों का जो हमारा फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर जो हमारा एंथर है, यहाँ पर ये एंथर के अंदर ये पीले रंग के चूर्ण के रूप में भरे होते हैं। और ये पीले रंग के चूर्ण के रूप भरे होने की वजह से इन्हें हम परागकण, पालन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर या सूक्ष्म बीजाणु का नाम देते हैं। तो हमने बताया इसमें कि इनके बाहर की ओर एक खुरदरी कठोर लेयर पाई जाती है जिसे हम एक्जाइन लेयर कहेंगे या वाह्यचोल नाम देते हैं। ये वाह्यचोल वाला भाग ये आपका स्पोरोपोलनिन नामक पदार्थ से बना होता है। और हमने बताया था कि स्पोरोपोलनिन नामक पदार्थ ये उच्च क्षय प्रतिरोधी होता है, अर्थात कहने का मतलब ये वसी पदार्थों से मिल बना होता। और इनकी वजह से ये हमारे जो परागकण का एक्जाइन लेयर होता है ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है। क्लियर ना। दूसरी बात है, इसी आपके वाह्यचोल में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों को नाम देते हैं कि आपका जर्मपोर। क्लियर। अब इसमें देखना है कि जर्मपोर अगर 3 है तो आपका द्विबीजपत्री पौधों का वो परागकण है ना। और द्विबीजपत्री पौधों में आपका देखेंगे कुछ आपकी जो सब्जियां वगैरह हैं, इसे आपका इसमें नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, और साथ साथ आपके अरहर हो गए, मटर हो गए, चना हो गया, जितने भी आपके होते हैं सब द्विबीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल हैं। तो उन द्विबीजपत्री पौधों में जो हमारा ये परागकण है, इस परागकण में आपका 3 जर्मपोर की उपस्थिति मिलती है। और ये तीनों जर्मपोर की उपस्थिति यही दर्शाता है कि ये आपका द्विबीजपत्री पौधों के पुष्प का परागकण है। क्लियर। हम फिर रिमाइंड कराते हैं इसमें कि यहाँ इसके नीचे एक आपकी लचीली लेयर मिलती है, जो फिगर में आप देखेंगे रेड कलर का हमने शो किया हुआ है। ये आपकी इंटाइन लेयर है। ये इंटाइन लेयर पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इस इंटाइन लेयर के अंदर आपका चिपचिपा फ्लूइड लाइक सबस्टेंस या पदार्थ भरा होता है। उस पदार्थ को हम नाम रखते हैं कोशाद्रव्य। क्लियर। और कोशाद्रव्य के मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है और साथ साथ कोशाद्रव्य में छोटे छोटे खाली स्थान मिलते हैं। उन खाली स्थान वाले भाग को हम नाम देते हैं आपका रिक्तिका या वैक्यूल्स कहते हैं। क्लियर। तो ये रहा हमारा पालन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। क्लियर ना। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, कौन कौन से स्टेज इसमें अप्लाई होते हैं जिनके कारण हम इनको आगे की ओर प्रोसेस में दिखा सकते हैं। तो देखिए जो हमारा नर युग्मोद्भिद का विकास है, इस नर युग्मोद्भिद के विकास में हमारा देखेंगे ये पालन ग्रेन्स, जिसे हम माइक्रोस्पोर या सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। ये सूक्ष्म बीजाणु के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक आपका न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस माइटोसिस विभाजन के द्वारा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह न्यूक्लियस आपका माइटोसिस विभाजन के द्वारा डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन के द्वारा विभाजन होने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे छोटे हमारे ये वैक्यूल्स हैं, ये आपस में मिलकर एक बड़े वैक्यूल्स या बड़ी रिक्तिका का निर्माण करते हैं। यहाँ देखेंगे ये हमारा लार्ज वैक्यूल्स है। क्लियर। ये लार्ज वैक्यूल्स, ये छोटी छोटी जो आपकी रिक्तिकाएं हैं, ये सभी लोग आपस में मिलकर के लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस स्पेशली ये न्यूक्लियस जो होते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्थात इनमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन जब होगा तो आप इस फिगर में देखते हैं यहाँ पर आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और ये न्यूक्लियस आपका डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात हम फिगर डी में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है और दूसरा आपका छोटा न्यूक्लियस बनता है। क्लियर। तो देखेंगे जो हमारा ये समसूत्री विभाजन होता क्या है, हमने बताया इसमें कि समसूत्री विभाजन
विभाजन में कोशिकाओं का बंटवारा तो होता है, लेकिन उनके गुणसूत्र में, उनके क्रोमोसोम नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है तो वो कहलाएगा आपका मियोसिस डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, अब यहाँ बात आई तो हम चर्चा करते हैं आपसे कि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि कोशिकाओं का बंटवारा तो होता जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनमें भी बंटवारा हो जाता है। लेकिन यहाँ समसूत्री विभाजन की बात करूं तो समसूत्री विभाजन के द्वारा हमने बताया कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, हमने बताया इसमें कि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा तो इसमें क्या होता है, आपकी कोशिकाओं का बंटवारा होता है, अर्थात नई नई कोशिकाएं तो बनती हैं, लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सपोज दैट जैसे कोई आपकी मदर सेल है, इस मदर सेल में आपका 2n क्रोमोसोम है। जब यह आपका डिवाइड करेगा तो ये क्या होते हैं, दो छोटे छोटे कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्रोमोसोम नंबर आपका 2n ही रहेंगे, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर ना। तो स्पेशली क्या होता है, समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये हमारा न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होकर के दो केंद्रक में चेंज हो जाता है, दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। यहां देखेंगे फिगर डी में बड़ा न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, नलिका केंद्रक कहते हैं। क्लियर। और जो हमारा छोटा न्यूक्लियस होता है इसे वर्धी न्यूक्लियस या हम जनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखेंगे इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी है, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है, जितना भी प्रोसेस, इनमें जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्या होते हैं आपका, ये परागण के पहले का मतलब इस एंथर के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं उसी के अंदर संपन्न होती हैं। क्लियर ना। फिर क्या देखो कि हमारा फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी का जो सारा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस और साथ साथ आपका फिगर ई का ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये आपका कहां चलेंगी, इस एंथर के अंदर, अर्थात परागण क्रिया के पहले। क्लियर। आइए, जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस बड़ा वाला भाग और जो छोटा आपका सेल है जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ये आपका कब बनेगा, ये दोनों समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। हमारा फिगर जो हमारा ई है, यहां पर स्पेशली फिगर ई में हम देखेंगे जो हमारा फिगर ई है, इस फिगर ई में जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जो जनरेटिव न्यूक्लियस, तो हमारा जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये आपका इंटाइन लेयर के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के साथ साथ अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लेता है और इसको हम नाम देते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, हम जनरेटिव सेल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये अपने चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लेता है और एकत्रित करने के बाद ये आपके जो परागकण की इंटाइन लेयर है उनके साथ आपकी जुड़ जाती है। क्लियर। और इसमें छोटी छोटी पुनः रिक्तिकाएं बनना शुरू होती है। जो हमारा फिगर ई है इसमें देखेंगे कि जनरेटिव सेल अटैच टू वाल का मतलब जो हमारा ये इंटाइन लेयर है, इस इंटाइन लेयर से ये स्पेशली आपकी जुड़ी होती है और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये फ्री हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस और जो जनरेटिव सेल होते हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियस तो अपने स्थान पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, ये वैसे के वैसे कोशाद्रव्य में पड़ा रहता है। जो हमारा ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस इस इंटाइन लेयर से आपका डिटैच हो जाती है, मतलब अलग हो जाती हैं और अलग होकर के ये लंबाई में आपका चेंज हो जाती हैं, जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारा जनरेटिव सेल है जो इस इंटाइन लेयर के साथ जुड़ी थी, वही क्या होता है आगे प्रोसेस में ये आपका इनसे अलग हो जाती हैं और अलग होकर के जनरेटिव न्यूक्लियस में बदल जाती हैं।
आगे देखेंगे इनके अंदर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में ढेर छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। अब क्लियर क्या बातें करनी इसमें कि जो हमारा ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये अगले स्टेप में, अगले जो आपका स्टेप आता है उस अगले स्टेप में यहाँ पर इस जनरेटिव न्यूक्लियस में भी आपका माइटोसिस डिवीजन चलता है, मतलब समसूत्री विभाजन आगे की तरफ इनमें होगा। जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस ये आपका डिवाइड होना शुरू कर देती हैं, अर्थात इनमें विभाजन स्टार्ट होने लगता है। जब इनमें आपका विभाजन स्टार्ट होता है तो आप यहाँ देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये आपका बाइफरकेट होती हैं, और बाइफरकेट होने के साथ साथ ये मेल गैमीट के रूप में परिवर्तित होने लगती है। मेल गैमीट के रूप में इनका परिवर्तन होने लगता है। अब देखें क्या होता है कि स्पेशली जब ये मेल गैमीट बनते हैं और साथ साथ ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है ये आपका लंबाई में बढ़ने लगता है। जो इनमें जर्म पोर दिख रहे हैं, इन जर्म पोर से एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, छोटी सी एक नलिका निकलती है, उसे हम नाम देते हैं आपका जर्म ट्यूब कहते हैं। यहां हमने लिखा नहीं इसमें, ये जर्म ट्यूब, ये जर्म ट्यूब है। और ये जर्म ट्यूब जो होता है इस जर्म पोर से आपका निकलती हैं। लेकिन ये कब निकलेंगी? जो हमारा ये ई, एफ, जी, एच और आई स्टेप हैं, ये आपका ई, एफ, जी, एच और आई जो स्टेप हैं, इतनी अवस्थाएं होती हैं, ये आपका परागण क्रिया के बाद। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये जो लोग हैं, ये जो हमारी स्टिग्मा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्टिग्मा होता है, उस स्टिग्मा वाले भाग पर जब पहुंचता है हमारा परागकण, तो वहां पर ये अंकुरित होता है, अर्थात वहां पर इनमें अंकुरण प्रक्रिया चलती है। ये अंकुरण प्रक्रिया में होता क्या है कि वहां जो परागकण जैसे ही उस वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, वहां पर क्या होता है, उस वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वो चिपचिपा पदार्थ में आपके जल की मात्रा होती है, उस जल की मात्रा को एब्जॉर्ब करके ये हमारी इंटाइन वाली लेयर फूल जाती हैं, और फूलने के बाद क्या होते हैं आपका जो इसके अंदर की इंटाइन लेयर होती है, ये आपका जर्म पोर को ट्यूब ब्रेक करके, जर्म पोर को आपका तोड़ करके एक छोटी सी जर्म ट्यूब के रूप में आपकी बाहर निकलती है। क्लियर ना? अब आगे देखेंगे क्या होता है कि जो हमारा ये मेल गैमीट, यहां पर देखेंगे कि फिगर में आपकी जर्म ट्यूब आपकी रिलीज हो रहा है, मतलब निकल रही है, छोटी सी निकली है, और इस मेल गैमीट का पूरा डिवीजन नहीं हो पाया है, अर्थात जनरेटिव न्यूक्लियस यहां पर आपका पूरा डिवाइड नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर दो न्यूक्लियस के बनाने का एक प्रोसेस आपका दिखाई दे रहा है, और साथ साथ इनमें जो आपके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं, जो इसमें आपका जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये आपका डिवाइड करके दो मेल गैमीट में आपके चेंज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा ये मेल गैमीट होता है, हम नेक्स्ट फिगर एच वाले में देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, जो हमारी ये जर्म ट्यूब होती है, ये जर्म ट्यूब एक छोटी सी नलिका में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस नलिका को हम नाम देते हैं पराग नलिका या पालन ट्यूब कहते हैं। आगे चलेंगे। जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस इस पराग नलिका के सबसे टिप पोजीशन पर आ जाता है, अर्थात इसके सबसे अग्र भाग पर आ जाते हैं, और जो हमारा दो मेल गैमीट होते हैं ये इनके पीछे इस पराग नलिका में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इनका साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी रिक्तिकाएं आपकी ऑलरेडी बनी होती हैं, बनती रहती हैं। दूसरी बातें, ये पराग नलिका आगे की ओर हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं, और बढ़ती हुई कहाँ पहुंचेंगी, सीधा आपका फीमेल गैमेटोफाइट, अर्थात जो हमारा ये मादा युग्मोद्भिद में आपके बीजांड होते हैं उनके पास ये पहुंच जाती हैं। तो पराग नलिका के सबसे अगले भाग पर यह ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उनके पीछे जो होते हैं आपके दो मेल गैमीट होते हैं, और इस पूरे पराग नलिका में आपके साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। इस प्रकार से इनका धीरे धीरे आपका विकास होता है।
तो पूरे इस जो आपकी फीमेल गैमीटोफाइट है, जो नर युग्मोद्भिद का जो विकास होता है, इस नर युग्मोद्भिद के विकास में हम यहाँ पर 2 अवस्थाओं का चर्चा हमने किया। पहली अवस्था क्या होगी कि ये आपका जो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी, ये चारों अवस्थाएं हैं, ये आपका परागण क्रिया के पहले की अवस्था है। अर्थात कहने का मतलब ये सारे लोग इसी एंथर के अंदर पाए जाने वाले परागकोश में ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। बाकी फिगर ई, फिगर एफ, फिगर जी, एच और आई, ये सभी आपके परागण क्रिया के बाद की जो आपकी अवस्था होती है उनमें होती है। अर्थात कि जब यह परागकण उस फीमेल पार्ट के आपका जो वर्तिकाग्र होता है, जब उस वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो उस वर्तिकाग्र पर हमने बताया कि चिपचिपा पदार्थ वहां पर मिलता है। वो चिपचिपा पदार्थ से ये हमारी जो जर्म ट्यूब होती है, जर्म ट्यूब से क्या होता है, जल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जल उसमें अवशोषित हो जाते हैं और जल को अवशोषित होने के बाद ये सक्रिय अवस्था में आता है, जिसके थ्रू यहाँ पर एक छोटी सी जर्म ट्यूब बाहर निकलती है। यही जर्म ट्यूब एक नलिका का रूप धारण करती है, पालन ट्यूब कहलाता है। वही पालन ट्यूब आगे की ओर बढ़ करके लंबी पराग नलिका का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार हम आपको फिर पुनः रिमाइंड करा देते हैं कि जो हमारा ये पालन ग्रेन्स होता है, हमने बताया कि पालन ग्रेन्स की जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, जब इसमें हम इसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इसके विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले विकास की जो आपकी शुरुआत होती है ये आपका न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। और हमने समसूत्री को डिफाइन किया कि कोशिकाओं का बंटवारा तो होता है लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यही जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, जो यहाँ पर बड़ा न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा, छोटा वाला जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। अब इस जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, यही जनरेटिव न्यूक्लियस इस परागकण के इंटाइन लेयर से चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद अपने चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लेती है। ये कोशिका द्रव्य जो होता है ये आपका इनके चारों तरफ एकत्रित होता है और जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब यही जनरेटिव सेल में कन्वर्ट होती हैं तो इनके अंदर जो हमारी ये आपका से इसके अंदर जो आपका सेल होता है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यही आपका जनरेटिव न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब कि जो हमारा ये वर्धी न्यूक्लियस होता है, ये वर्धी न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, पहले जनरेटिव सेल में बदलेगा, फिर ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो होती है आपका यहाँ पर इस रूप में दिखाई पड़ती है और इनमें भी क्या होता है, आपका बंटवारा होता है। इनके अंदर भी आपका डिवीजन चलता है। ये डिवीजन डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट के रूप में बदल जाती हैं और यही दोनों मेल गैमीट जो होता है, जब ये हमारी जर्म ट्यूब आगे की ओर बढ़ती है तो ये क्या होते हैं, आपका ट्यूब न्यूक्लियस सबसे टिप पोजीशन पर आ जाते हैं और ये मेल गैमीट जो होता है इनके पीछे दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे जैसे ये पराग नलिका आगे की ओर बढ़ती जाएगी, ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमीट ये धीरे धीरे पीछे की ओर आपका मतलब इनके साथ जो होते हैं आपका बढ़ते हुए चले जाते हैं। जो हमने लास्ट फिगर आप देखे यहाँ पर आई वाला फिगर में, यहाँ पर जो हमारी पराग नलिका होती है, पराग नलिका आपका वृद्धि करके सीधा आपकी जो ओव्यूल होती है, अर्थात जो फीमेल गैमीटोफाइट होते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट के जो आपके ओव्यूल होते हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं, उस बीजांड तक पहुंच जाती है। क्लियर? तो ये सारी प्रोसेस आप में मेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट में देखी गई है। तो जो ये हमारी पराग नलिकाएं होती है, पराग नलिका में इनके ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है सबसे टिप पोजीशन पर होता है और ट्यूब न्यूक्लियस के ठीक पीछे हमारी मेल गैमीट होती है। जो हमारी पराग नलिका होती है ये आपका इस गैमीट को
इस गैमीट को ले जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है, एक पथ प्रदान करती है। इन्हीं के द्वारा ये आपका क्या होते हैं, सीधा फीमेल गैमीटोफाइट के अर्थात जो फीमेल में आपका बीजांड होते हैं उन बीजांड तक ये आपका पहुंचेंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तभी क्या होगा, निषेचन प्रक्रिया संपन्न होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो हमारी ये पराग नलिका होती है, ये पराग नलिका सीधा जो आपकी फीमेल पार्ट होते हैं, जो गाइनोशियम होता है, उस गाइनोशियम के स्टाइल से होती हुई सीधा आपका अंडाशय में पहुंचती है, और अंडाशय में जो हमारे बीजांड हैं, जो ओव्यूल हैं, उनके अंदर जो फीमेल गैमीट है या फीमेल आपकी जो एग सेल हैं उनके साथ ये फ्यूजन करती हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होता है आपका, ये किस में दिखता है, ये आपका फीमेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का जो टॉपिक है हमारा, नर युग्मोद्भिद का विकास। इस नर युग्मोद्भिद के विकास में हमने ये लगभग जितनी भी अवस्थाएं हैं, इन सारी अवस्थाओं पर चर्चा किया, सारी अवस्थाओं पर हमने डिस्कस किया एक दूसरे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका, जहां नर युग्मोद्भिद है वहां पर आपका मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।